अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, भारत की अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बातें सामने आ रही है। हर्जा सराई जो है वो की जा रही है भारत की जानिब से। भारत का पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस पर अमेरिका उसको इंडोर्स भी कर रहा है। हमने कल देखा एक स्टेटमेंट जारी की गई व्हाइट हाउस की तरफ से, मुश्तरका बयानिया जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई में मजीद तेजी भी लानी चाहिए और इसमें मजीद और भी जो है वो चीजें जो है वो शामिल की जानी चाहिए हैं। एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा जो है पाकिस्तान से किया गया। अब यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि इस तमाम मामले के अंदर पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है उसमें अमेरिका को सब चीजों के बारे में इल्म है, उसके बावजूद इस किस्म का बयानिया आना एक हैरान कुन बात है। अब ये जो अमेरिका और भारत को हम इस वक्त एक पेज पर देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की जो चीन के साथ दोस्ती है, बढ़ती दोस्ती है, वो रीजन हो सकती है या वजह इसके पीछे कुछ और है? उस पर भी बात करेंगे। अब चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और भारत का एक मुश्तरका बयानिया सामने आ रहा है, इसके बाद क्या पाकिस्तान में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं या नहीं? फेटफ की तलवार क्या फिर से एक पाकिस्तान पर लटक सकती है नहीं? उस पर भी बात करेंगे। इसके ऊपर आज जो है वो दफ्तर खारजा की जानिब से भी जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसको कहा गया है, इसकी मजम्मत की गई है कि इस किस्म का बयान जो है वो नहीं जारी करना चाहिए था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां भी दी हैं, उसके बावजूद इस किस्म का बयान सामने आना ये एक हैरान कुन है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे, पाकिस्तान काफी टाइम से आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा करने में नाकाम हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सेटल करने में जो है वो काफी तंगी महसूस हो रही है। वजीर खारजा ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी मशरकी जो समत है वो दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन जो बजट 2023-24 पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, तमाम जो पुराने टैक्स है उनको आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फिर से जो है वो आईएमएफ के जो नुकात थे ऊपर अमल दरामद करने के लिए 215 अरब के जो है वो टैक्स लगाने की तजवीज़ जो है वो आईएमएफ की मान ली गई है। इसका मतलब है महंगाई फिर से होने वाली है, पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफे बढ़ाने का जो है वो इम्कान भी है। अब ये होगा क्या? क्योंकि आईएमएफ तो ये कह रहे हैं बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुमकिन नहीं है। तो अब पाकिस्तान क्या आईएमएफ प्रोग्राम हासिल किए बगैर इस वक्त जो मुआशी दलदल में धंसता जा रहा है उससे क्या निकल पाएगा या नहीं? इस पर बात करेंगे। और जो नए टैक्स लग रहे हैं इसके बाद क्या एक नया मिनी बजट भी तैयार होने जा रहा है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि मुआशी पॉलिसियों की जो नाकामी हम इस वक्त देख रहे हैं उसके नीचे अवाम जो है वो दस्ती चली जा रही है। अवाम इस वक्त जो है वो गरीब अवाम ये बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। इस पर ही बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। तमाम प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे, एक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और मैं ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी, और इसके अलावा मुझे ज्वाइन करें साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब भी। सर बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का टाइम दिया। जावेद सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। अब ये जो भारत और अमेरिका मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुखालिफ एक बयानिया जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आज दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया। कहा गया है कि ये एक गैर ज़रूरी बयान जो है वो दिया गया है व्हाइट हाउस की जानिब से। तो इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? इसकी वजह क्या एकदम से सामने आई कि एकदम से, जबकि अमेरिका को इस चीज़ का इल्म भी है, उसके बावजूद ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उसके हवाले से पाकिस्तान को और जो है वो इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। तो ये क्या इस वक्त ये ज़रूरत पेश आई इस किस्म का बयान देने की? देखिए, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है वाशिंगटन से, इसको एक आलमी तनाज़र जो है उसमें देखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो पिछले कम से कम 20-25 साल से वो उसमें ज़्यादा तक़वियत आती जा रही है।
یہ پروسیس جو ہے پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں شروع ہوا، اس کو پریزیڈنٹ بش نے، پریزیڈنٹ اوباما نے، ٹرمپ نے اور اب بائیڈن صاحب نے بھی اس کو جاری رکھا ہے. اور یہ کوئی ایج اچانک ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ کونڈولیزا رائس جو تھیں پریزیڈنٹ بش کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، تو انہوں نے ایک مارچ میرے خیال میں 2005 میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ انڈیا کو 21 سینچری کی ایک میجر پاور بننے میں اپنی پوری سپورٹ کرے گا. تو وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ڈیولپ گریجولی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے یہ اسی کا ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جو لیا گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جس طرح سے جس فیلڈز کو، چاہے وہ اسپیس ہے، ڈیفنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹریڈ ہے، اکنامک ہے، ہر چیز کو کور کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے امریکہ اور انڈیا مل کے اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں گے. اب اس چیز کو جو دیکھنا چاہیے وہ ہے جو امریکہ چائنا کی جو گروئنگ رائیولری ہے اس 21 سینچری میں، یہ اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. امریکہ انڈیا کو ایک چائنا کے خلاف کاؤنٹر ویلنگ پاور کے طور پہ ڈیولپ کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور صاف ظاہر ہے انڈیا خود بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. اور انڈیا کی آج کل جو صورتحال ہے کہ ان کی اکنامک گروتھ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. اس دفعہ اس 2023 میں بھی جو پروجیکشن ہے کہ ان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.1% ہوگا، جو تقریباً ویسے ہی ہے جیسے چائنا کا ہوگا. اگرچہ یہ چائنا سے اکنامک اسٹرینتھ میں بہت ابھی پیچھے ہیں، لیکن ان کی اکنامک جو پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اب اس میدان میں ان کو امریکہ کی بھی مزید سپورٹ ملے گی. اسی طرح ملٹری سائڈ پہ بھی وہ اپنی پاور کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. مثلا اب جیٹ انجنز بنانے میں جنہوں الیکٹرک کمپنی جو ہے امریکہ کی، وہ اپنی جیٹ انجنز انڈیا میں بھی بنائے گی. اس کے علاوہ اور بڑے میدان ہیں جس میں انہوں نے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنی جو میوچل تعاون ہے اپنا امریکہ اور انڈیا کا، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے. اور یہ ٹیررزم کے ایشو پہ جو ہماری مایوسی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے، وہ تو میرے خیال میں جائز ہے، اور ہمیں اس پہ جو ہم نے کرٹیسزم کیا ہمارے فارن آفس نے وہ بھی جسٹیفائڈ ہے. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے بیان نہیں دیا کہ پاکستان کو ٹیررزم کے معاملے میں ڈو مور کا جو ہمیں ایک منترا پہلے افغانستان کے سلسلے میں دیا جاتا تھا، اب ٹیررزم کے مسئلے پہ دیا جا رہا ہے. یہ باتیں امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے. صرف یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے امریکہ اور انڈیا کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایک بات کی ہے جس کی وجہ سے، اور اس میں ون سائیڈڈ ہے، اس میں انہوں نے ہماری جو سیکریفائسز ہے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. بالکل انڈیا کا جو کلبھوشن یادو جو تھا، جو وہ اسٹیٹ ٹیررزم جو بلوچستان میں اور دوسرے پاکستان کے علاقوں میں کروا رہا تھا یا اسپانسر کر رہا تھا یا آرگنائز کر رہا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے. مطلب ون سائیڈڈ ایجنڈا جو ہے وہ پورٹرے کیا گیا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر. نسیم صدیقی صاحب، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو امریکہ بھارت کو، انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں اپنا ایک پارٹنر بنانا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے میرا خیال میں یہ ایک اس کوشش میں وہ کوئی بھی قیمت میرا خیال میں ادا کرنے کے لیے تیار ہے. جو ہے وہ جو پاکستان نے کی ہے ٹورڈز چائنا، دس کوڈ بی دا ریزن، اس لیے اس وقت جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اور بھارت اور امریکہ اس وقت ایک ساتھ مل کر پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماریہ دیکھیں، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری اینڈ بینگ اے نیوکلیئر پاور، دنیا میں ہمارے دشمن تو بہت زیادہ ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی امریکہ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ نہیں، انڈیا کے ساتھ ہے. جب آپ کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہوگا، اور یہ آج کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ سی پیک کے جو بھی مسئلے آتے ہیں، پی ٹی آئی پی ایم ایل این پہ ڈالتی تھی، پی ایم ایل این پی 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 پہ ڈالتی تھی. اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کے چلیں اور سی پیک کریں، جبکہ عقل مندی کا ثبوت تو یہ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ آپ بہتر تعلقات رکھیں گے. لیکن ماریہ دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے، آپ انڈیا کو دیکھیں کہ انڈیا جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے اور ایک اکنامک پاور بنتا چلا جا رہا ہے، وہ کسی کی ڈکٹیشن لیتا نہیں ہے. اس کو منع کرے کہ آپ نے رشیا سے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں بات کرتا، وہ اپنی ٹرمز کے اوپر دنیا میں کھڑا ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی انتقام جو ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ لیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، سزائیں دے رہے ہیں.
अजीब व गरीब मुल्क का माहौल बना हुआ है। अभी भी आप देख लें कि कोई चार दीवारी का जो तकद्दस है वो नहीं रखा जा रहा है सियासी जमातों के ऊपर, जिस तरह क्रैकडाउन कर रहा है। तो जब तक आप एक मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, इकनॉमिकली आप खुद को स्ट्रॉन्ग साबित नहीं करेंगे, आपको हर कोई दबाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखती हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब बैरूनी मुल्क दौरों पे जाते हैं, आम आवाम और मैं भी ये तासुर लेता हूँ कि उनके सरबराहान मुमलिकत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं। इसी तरह मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी जब बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं तो उनकी भी बड़ी वहाँ पे आओ भगत होती है। लेकिन हमारी कंट्री का मुकाम किधर है? ग्रीस में आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जा रहे थे, इल्लीगली जा रहे थे, उनको किस तजलील के साथ जो है वहाँ पे ट्रीट किया गया, किस तरह उनकी कश्ती डूबी, किस तरह उनको शहादत नसीब हुई। इसी तरह आप देखें कि कोलालमपुर एयरपोर्ट पे आज भी सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान स्ट्रैंडेड है। वहाँ पे वो वीज़ा लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बड़ी तजलील हो रही है और उनका ना फॉरेन ऑफिस पूछने वाला है, ना पाकिस्तान एम्बेसी इन कोलालमपुर वो पूछने वाली है। तो बात यह कि आप एक लेवल के ऊपर अपने ताल्लुकात तो बना लेते हैं सरबराहान मुमलिकत से, लेकिन आप आवाम के लिए क्या करते हैं? तो जब तक आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, दुनिया में एक मकाम नहीं बनाएंगे, आपकी कौन इज्जत करेगा? तो यही बात है कि इंडिया ने बिल्कुल एट्रोसिटीज करता है कश्मीर के अंदर, उसने जो उधम मचाया हुआ है, जिस तरह ब्रूटैलिटी है, यूएन को, पूरी दुनिया को उसके ऊपर जो है वो देखना चाहिए इन मामलात को। जिस तरह अभी यूएस और इंडिया का पैक्ट हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह हर्जा सराई हो रही है, आज आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की भी खिलाफ वर्जी की गई, वहाँ पे हमारे 2 जो शहरी थे उन्होंने शहादत नसीब की। तो बात यह है कि जब तक हम अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को मजबूत नहीं करेंगे, इस तरह लोग हमारे ऊपर हमलावर होते रहेंगे। अंदर ऐसा आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम एक वजह हो सकती है कि जो तमाम ममालिक ख़ासकर जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की मिसलीडिंग किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी कर सकते हैं? थैंक यू मारिया। पहली बात तो ये है कि इंडिया और अमेरिका का जो इत्तेहाद है वो अब से नहीं है, और उन्हें जब पाकिस्तान से कोई काम लेना होता है तो फिर डू मोर का मुतालबा किया जाता है। और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें जो इस वक्त हिजान की कैफियत है, इसमें अमेरिका और इंडिया का भी किरदार है। आप अमेरिका के किरदार को उसमें रद्द नहीं कर सकते। आप देखिए कि जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना होता है तो किसी एक जमात पर अमेरिका की जानिब से या तो दबाव डाला जाता है या फिर उसकी फेवर की जाती है, और इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें भी लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं जिसमें अमेरिका की मुदाखलत है। अब आते हैं सेंट्रल एशिया में पावर शिफ्टिंग के हवाले से। चूँकि अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान अब उससे दूर हटता जा रहा है और उसके ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं चाइना से और सेंट्रल एशिया के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ, तो उसने अपनी प्रेजेंस के लिए अमेरिका ने यहाँ पर किसी के साथ तो इत्तेहाद करना है। सो उनका जो नेचुरल इत्तेहाद है वो इंडिया के साथ है, और वो इसलिए उनके साथ रवाबित उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेटेजिक अगर ताल्लुकात हों तो वो इंडिया के साथ उनके मुस्तहकम हैं, बड़े बेहतर हैं। अगर तिजारत की बात करनी हो तो आप तिजारत देखें, इंडिया और अमेरिका की तिजारत कितनी बढ़ती चली जा रही है। बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं। अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को सोचना होगा कि उन्होंने लॉन्ग टर्म जो अपनी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान को जो हुकूमतें होती हैं वो रियासत को मजबूत करती हैं। हुकूमतों में आपकी जो पॉलिसीज़ हैं रियासत को मजबूत करने के लिए अडॉप्ट की जाती हैं। कोई भी हुकूमत आए जाए, आपकी पॉलिसीज़ को सस्टेन रहना चाहिए, उनको मुस्तहकम रहना चाहिए, तब आपका मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो सकता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि अमेरिका और इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें जो सियासी जमातें हैं वो इस्तेमाल होती हैं, हमारे इदारे इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत पैदा होती है। और इस गैर यकीनी की सूरत में आप माशी तौर पर बहुत कमज़ोर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क भी स्पेशली अमेरिका आप पर ज़्यादा दबाव बढ़ाता है। तो पाकिस्तान को अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ साथ जो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात डेफिनेटली उन्होंने रखने हैं, लेकिन उन्हें अब जो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अब गेम टू गेम उनके साथ चलने की ज़रूरत है, उनको केस टू केस उनके साथ डील करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहले एक्नॉलेज किया जाए आपकी कुर्बानियों को, फिर जब आपके मफाद में नहीं है तो फिर आप भारत के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को आपने दबाव में लाना है और आपने अपना कोई मुतालबा पूरा करना है। वो मुतालबा क्या है कि आप चाइना से दूर रहें और सेंट्रल एशिया में जो पार बनती जा रही है और नया जो ब्लॉक बनता जा रहा है वो ना बने। इसलिए अब अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है
उस सेंट्रल एशिया पावर शिफ्टिंग में और जो ममालिक एक दूसरे के करीब होते चले जा रहे हैं उनके खिलाफ। अब पाकिस्तान को ये सोचना और समझना होगा कि अगर उन्होंने खित्ते में तरक्की और अमन लाना है तो फिर उन्हें अपने जो नया ब्लॉक है उसको मजबूत करना है। और अमेरिका, आपने देखा, हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने डू मोर का मुतालबा किया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब हैं और जिनको पाकिस्तान चूँकि सॉवरन कंट्री है उसको हम बहसीत कौम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। जावेद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, जैसे भी अनवर ऐसा बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भी स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आ जाती है, एक रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है कि यार ये गलत बयान दिया गया है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। क्या इतना काफ़ी है या इसके अलावा भी मुख्तलिफ फोरम से पाकिस्तान को जाकर इसको कहना चाहिए, आइडेंटिफाई करवाना चाहिए कि इस किस्म की स्टेटमेंट या डू मोर का मुतालबा बार बार नहीं किया जा सकता विदाउट हमारी जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, उनको आइडेंटिफाई किए बगैर? जहाँ तक तो असूली तौर पे हमें कोशिश ये जारी रखनी चाहिए कि बायलैटरली और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में भी हम अपने नुक्ता नज़र को इन इश्यूज़ पे वाज़ेह करते रहें और पुरजोर तरीके से उसको हम पेश करें। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि किसी मुल्क की आवाज़ उतनी सुनी जाती है जितनी उसकी अपनी एक इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है। जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, आपके पास फिर मिलिट्री पावर भी होगी, तो उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अगर अमेरिका कोई बात करता है तो सारी दुनिया क्यों सुनती है? इसलिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क है इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। अगर पाकिस्तान की आवाज़ इस वक्त उस तरह से नहीं सुनी जा रही जैसे हम चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अंदरूनी कमज़ोरी हैं। अगर आप मुल्क के अंदर अपने हालात को बेहतर बनाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और उसके साथ साथ अपने डिफेंस को भी मजबूत करें, तो फिर आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी, आपके जो आपका नुक्ता नज़र है उसको तवज्जो भी मिलेगी। लेकिन अगर आप दुनिया के यानी कशकोल लेके आप दुनिया में फिर रहे हैं, बैगिंग बोल के साथ एक भिखारी वाली आपकी हालत हो गई है, तो कौन से दुनिया के ममालिक हैं वो आपको तवज्जो देंगे? इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के बेहतरीन मफाद में परसू करनी है और बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इकनॉमिकली पावरफुल हों, इकनॉमिकली आप एक लिहाज से ऑटोनोमस हों। लेकिन अगर आप डे टू डे आपके मुल्क के मामलात चलाने के लिए आपको IMF से और दूसरे मल्टीलैटरल इदारों से और दूसरे ममालिक से हर तीसरे चौथे हफ्ते और दूसरे महीने आपको इमदाद की ज़रूरत हो, तो इन हालात में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मैनेवरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ वो बहुत कम हो जाती है। और हम खाली बातें करने से दुनिया के ममालिक को ये बावर नहीं करवा सकते कि हमारा नुक्ता नज़र ठीक है और कुछ है। लेकिन सर, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है, वहीं पर जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ दोस्त ममालिक है उनका ये काम नहीं बनता कि वो भी एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी जारी की जाए? कि आपकी आवाज़, आपके दोस्त ममालिक भी आपको तवज्जो नहीं देंगे अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएंगे। अगर आपकी दोस्ती उन ममालिक के लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी बजाय सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो क्यों आपकी ज़्यादा मदद करेंगे? आपकी हालत अब यह है कि इस वक्त आपकी दोस्ती भी दूसरे ममालिक के लिए एक लाइबिलिटी है। आपने अपने आप को जब तक ठीक नहीं करे, हमें बदकिस्मती से हमें अंदाज़ा नहीं है कि जिस हालत में हमने अपने मुल्क को अपने पहुँचा दिया है, ख़ासतौर पर मुआशी मैदान में, उसमें आपकी जो हुकूमत और आपके अवाम और आपके मीडिया और इन सब की जो कैपेबिलिटी है टू प्रोजेक्ट आवर पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनली, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हमें सबसे बड़ी तवज्जो इस वक्त अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत करने की है। जब तक हम इस मैदान में कमज़ोर रहेंगे तो हमारी ये जो खाली स्टेटमेंट देने से, चाहे फॉरेन ऑफिस इशू करे तो कोई और इशू करे, इसकी कोई ख़ास दुनिया में इंटरनेशनल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमें सर यानी जैसे कहते हैं कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाना है या किस किस्म की बात करनी है, हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे मुआशी हालत जो ख़राब है उसकी क्या वजूहत हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कि हमारी मुआशी हालत डिपेंड ही IMF पे कर रही है, तो फिर हम कैसे सही करेंगे? नहीं, वो ये मेरे ख्याल में ये कहना मुनासिब नहीं है। हमें IMF में ज़रूरत इसलिए जाने की ज़रूरत पेश आई कि हमने अपनी मईशत को मिसमैनेज किया। IMF के पास तब आप जाते हैं जब आप अपनी मईशत को मिसमैनेज करते हैं और आपको फिर वहाँ से टेम्परेरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती है।
اگر آپ اپنی معیشت کو ٹھیک چلائیں تو ہمیں IMF جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا کے سارے ممالک جو IMF سے جا کے مدد مانگتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے سر, لیکن ہم جا رہے ہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے تبھی جا رہے ہیں. کون ایکسپورٹس بھی ہمارے پاس موجود ہے, پھر بھی ہم نے اس کو صحیح کر پا رہے ہیں. اس لیے ہم ضرورت ہے ہمیں جانے کی, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے ریونیوز ہمارے کم ہیں, ہمارا خرچ زیادہ ہے. جو ٹیکس ٹو GDP ریشو آپ کی جو ہے 9-10% ہے, جبکہ ایک ایوریج ڈیولپنگ کنٹریز کا 15% کے قریب ہوتی ہے. سو آپ کو اصولی طور پہ جو آج کل آپ جتنے ریونیو گورنمنٹ کو مل رہے ہیں اس سے ڈبل آپ کو دینے چاہیے. دوسرا آپ کا جو ہے نیشنل سیونگ ریٹ ہے, جس کے اوپر آپ کا گروتھ ریٹ اور انویسٹمنٹ ریٹ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے اکانومی کا. وہ آپ کا اس وقت 13% ہے, 12-13. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش 30% سے زیادہ, یعنی 30% سے زیادہ GDP کو سیو کر کے انویسٹ کرتے ہیں. انڈیا کا بھی یہی ہے. اور چائنا 40% آف GDP اور نیشنل سیونگ ریٹ ہے جس کو انویسٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہیں. ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کنسپیکوس کنزمپشن میں لگی ہوئی ہے, سیونگ کا کوئی خیال نہیں ہے. حالانکہ ہمیں آسٹیرٹی اور سمپل لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم پیسہ بچا کے اس کو انویسٹ کریں. جب انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کا GDP گروتھ ریٹ بڑھے گا. ہم خالی دعاؤں سے یا وشفل تھنکنگ پہ اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور IMF جانے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ ہم اپنے خرچے ہم نے بڑھا دیے ہیں, ہم نے اپنے وسائل سے ہم we are living far beyond our resources. تو اس لیے ہمیں خواہ مخواہ ہر 4 سال ہر 5 سال میں IMF کے جا کے نسیم صدیقی صاحب, آپ کیا سمجھ, جیسے بھی جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے بیکاز ہم اپنی اکانومی کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. تو کون درست طریقے سے ہینڈل کرے گا, کون اسٹریٹجی بنائے گا, کون یہ تمام خرچے کم کر کے اور پھر ایک پراپر درست سمت کے اوپر ہماری اکانومی کو لے کر آئے گا؟ ہم نے تو سب کو ٹرائی کر کے دیکھ لیا. دیکھیں جس طرح انور رضا نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی اس ملک کے اندر تب تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ مشرف کے مارشل لا کے بعد جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, سازشوں کے تحت اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے, 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے, نواز شریف کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. پاناما میں 400 لوگوں کے نام تھے, آپ نے صرف نواز شریف کو سزا دی. پھر PTI کی گورنمنٹ آتی ہے, اچھی ہو بری ہو, لیکن PTI کے دور میں جب ان کا حکومت جانے والی تھی اس وقت آپ نے دیکھا ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو چکی تھی, ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر تھی, ہماری ریمیٹنسز بہتر ہو رہی تھی, ہماری امپلائمنٹ بہت بہتر تھی کہ جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا. ایک اندرونی بیرونی جو بھی سازش ہوئی, یہ کہا گیا کہ جی ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, اور جس وقت ڈالر 180 کا تھا اور پیٹرول 150 کا تھا تو ہم دیوالیہ کے قریب تھے. پھر یہ 13 جماعتوں کو لایا گیا, انہوں نے آ کے کیا اکانومی کو کر لیا کہ آج 300 کا ڈالر ہے, پیٹرول دیکھے کہاں چلا گیا. بہرحال یہ ایک فیورزم والی بات ہو جائے گی. بات یہ کہ آپ سٹیبلٹی آنے دیں, ملک کو کام کرنے دیں. IMF سے قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. ہماری آپ کی سیلری اگر اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بینک سے جا کے لون لے کے اپنا ایک گھر بنا لیں یا آپ ایک گاڑی خرید لیں اور آپ ود ان دا لمٹ رہ کے اس کی قسطیں اتارتی رہیں, تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی. IMF سے ویسے بھی آپ کو ممبر ہونا پڑتا ہے, لون لینا پڑتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کی کریڈٹ ریٹنگ IMF سے نہیں ہوگی آپ کو ورلڈ بینک لون نہیں دے گا, آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک لون نہیں دے گا, کوئی اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی لون نہیں دے گی. تو بینگ دا ممبر آف IMF یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ آپ اپنے اللہ تللے کم کریں. میں بڑی آپ کو ایک مثال دوں, برطانیہ جس سے آپ قرض بھی مانگتے ہیں, بہت فرسٹ ورلڈ کی کنٹری ہے, بہت امیر لوگ ہیں, ان کے پول کے اندر, پورے UK کے پول کے اندر 84 گاڑیاں ہیں, 84 سرکاری گاڑیاں ہیں جو مہمانوں کو لانے کے کام آتی ہیں. وہاں پہ جو بھی سرکاری افسر ہے, منسٹر ہے, اپنی سائیکل پہ, اپنے سکوٹر پہ, اپنی گاڑی پہ آتا ہے. پاکستان میں صرف ہماری جو وفاق ہے اس کے اندر 90,000 کارز جو ہیں وہ سرکاری ہیں, اور سوچیں کہ ان پہ کتنے ارب کا ان میں پیٹرول ڈلتا ہوگا. تو ہم اپنے اللہ تللے کم نہیں کرتے, ہم بات کرتے جی مساق معیشت کی, اور اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل میں جو ہے تو آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے. بریک کے بعد معیشت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بہت سابق سفیر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ نے ٹائم دیا پروگرام کو, بات گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پر آ چکی ہے کہ جب تک پاکستان اپنی پولیٹیکل سائڈ کو, اکنامک سائڈ کو نہیں سٹیبل کرتا, اس قسم کے بیانات جو ہے وہ آتے رہیں گے. پاکستان کو بار بار ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ سننا پڑے گا. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. IMF تو اب سٹاف لیول معاہدہ نہیں کر رہا, تو اب اس کے بعد کیا عوام مزید ٹیکسز کے لیے تیار ہو جائے؟
ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सकता है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि MD IMF को बता दिया गया है कि तमाम शराइत जो है पूरी कर दी गई हैं, अब प्रोग्राम मंजूर हो जाना चाहिए है। कहा यह गया था इस बजट के अंदर जो 2023-24 का आया था कि नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन अब जो है वो IMF के निकात पर अमल करते हुए 215 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ जो है वो मान ली गई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने का और खदशा भी है, मुआशी हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल इसहाक डार साहब तो ये कह रहे हैं कि बजट में ये जो तमाम चीज़ें तय की गई थी उसके बाद उनको ये लगता है कि अब पाकिस्तान की जो मईशत है वो दुरुस्त सम पर जा चुकी है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पर है इस जो बजट आया था उसके बाद, और प्लस अब जो बजट में नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, इसका मतलब है कि आगे नया बजट भी एक और आ सकता है मिनी बजट के तौर पर, तो ये मज़ीद हालात और ख़राब हो सकता है। दुरुस्त समत की जो बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब, ये ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है? मारिया देखें, मेरी दुआ तो ये है कि तमाम मामला ठीक हो जाए और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए और गरीब को कम से कम रोटी खाने को मिले। लेकिन जिस तरह कहा गया कि वज़ीर आज़म की MD से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी हमने तमाम चीज़ें कर ली, अब आप हमें लोन दे दें, ऐसे बातें नहीं होती। उनकी पूरी टीम बैठ रही है, नवा उनका जो है अभी वो सेशन चलना है, उसके अंदर वो देखेंगे कि क्या पाकिस्तान तमाम चीज़ों को मीट करता है। सब्सिडी के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ है। जब आप सब्सिडी देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप अरबों के लगा लेते हैं और उसमें सब्सिडी देते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी इकॉनमी को खुद से बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस तरह हमने मनी जनरेशन करनी है, किस तरह हमने डॉलर की जनरेशन करनी है। आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा सॉरी, आपको बेशक उससे सियासी तौर पे नाराज़गी मोल लेने पड़े, टैक्स नेट को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाएं और ओवरसीज़ के अंदर आप कॉन्फिडेंस लेके आएं ताकि वो रेमिटेंसेस, तो फिर लोग नहीं छोड़ेंगे, बातें सुनाएंगे। देखिए जो अमीर लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं, देखे ना, बिल्कुल कैटेगराइज किया जाए, जिनसे आपने जो टैक्स की चोरी है उसको रोका जाए। हम तो सैलड पेशा है, गरीब आवाम है, वो तो पेट्रोल खरीदने जाती है, कोई ग्रोसरी खरीदने जाती है, वो तो वहाँ पे टैक्स देती है। तो बात ये कि आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। जब आप अपना सिस्टम ठीक कर लेंगे, अपना डॉलर जनरेशन शुरू कर देंगे, तो उसके बाद तमाम मामला ठीक होते चले जाएंगे। फ़िलहाल आपको IMF से प्रोग्राम लेने की ज़रूरत है, जिस तरह कह रहे थे अपना इसहाक डार साहब के, वी डोंट केयर, ये नहीं करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, आपको उनसे लोन लेके फिर अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना पड़ेगा, सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। ये जो सियासी तौर पे एक दूसरे की जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जनरल इलेक्शन वक्त के ऊपर होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर, इसलिए आई डोंट केयर का वर्ड यूज कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किया करते तो बड़ी वाह वाह होती, तो उनको लगा कि शायद मेरी भी वाह वाह हो जाएगी। तो फिर जो उनका हशर हुआ ये चाहते हैं इनका भी वही हशर हो। यही तो सोच समझ के करने वाली बात है। आपको अक्लमंदी से आगे चलना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के कोई बयानात नहीं देने चाहिए जिससे कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। हमें, जिस तरह अनवर ने पहले भी कहा था पहले सेगमेंट में, कि हमें अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। अब आपको देखें अंदरूनी खतरात कितने हैं, पाक फौज उसको डिफेंड कर रही है, अपनी ड्यूटी दे रही है। एक उन्होंने अपना एंड संभाला हुआ है जो डिफेंस का है, जो पाकिस्तान की हिफाजत करने का। रोज़ाना पाक फौज जो है वो शहादतें देती है और इस मुल्क की हिफाजत करती है। लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है वो सियासी दुश्मनी में पड़े हुए। इसको गिरफ्तार कर लो, कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, यहाँ पे आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा। अगर आप ये ट्रेंड ले आएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट नहीं मानेगी, हुकूमत वक्त नहीं मानेगी, तो एक आम इंसान कैसे मानेगा? वो भी कहेगा कि मेरी मर्जी का जज लगा दो, मेरी मर्जी का बेंच लगा दो। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह डिवीजन है वो नहीं होनी चाहिए। सारी कौम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है। 15, 16, 17 तो जज है वहाँ, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की तकदीर है जिनके हाथ में। अगर उनके दरमियान डिवीजन होगी तो इस तरह काम नहीं चलेगा। इसी तरह सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात भुला देने चाहिए और एक मेज़ पे बैठ के पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम, पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। एक पेज पे आना चाहिए हमें। अनवर साहब, क्या IMF प्रोग्राम इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट विद पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने मौशी मामला ठीक कर सकता है और पाकिस्तान अपने आप को एक दलदल से निकाल सकता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो IMF का प्रोग्राम आपके लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार साहब ये ज़रूर कहते हैं कि हमें IMF के प्रोग्राम के बगैर चलना चाहिए, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि IMF भी पाकिस्तान में जो इंटरनल सिचुएशन है उसको वो
बड़े इस तरीके से फोर्स ही कर रहा है और इसी वजह से वो पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ा रहा है। IMF ने जो कंडीशंस अब तक प्रोग्राम के लिए दी थी वो पाकिस्तान ने फुलफिल की, लेकिन अब उनकी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब उन्होंने कहा कि 215 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगेंगे, डेफिनेटली उससे महंगाई का एक तूफान आएगा और ये सारा बोझ जो है वो आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि जो अमीर आदमी है, अमीर तबका है, उनके लिए फैसिलिटेशंस पहले से ही तय की जा चुकी हैं, उनको पहले ये टैक्स में रियायत दी जा चुकी हैं और दूसरी बात वो टैक्स पे भी नहीं करते। हम सैलरी जो पेड लोग हैं, हम तो सब, हमारा टैक्स तो पहले से डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे तो आम आदमी कहाँ पर जाएगा, महंगाई कहाँ पर जाएगी। इसके बावजूद भी IMF अगर आपको कहता है कि वो स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता उस वक्त तक, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका पाकिस्तान को माशी तौर पर, मिलिट्री की सतह पर और सियासी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। कभी आप देखिए सफारती सतह पर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसके हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। माशी सूरत की जो कंडीशन है वो सब आपके सामने है, वो IMF के जरिए पाकिस्तान को मजीद प्रेस कर रहा है और उस प्रेशर की वजह से पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है वो नए टैक्सेस लगा रहे हैं और उसका सारा बोझ अवाम पर जाएगा। जब अवाम पर जाएगा तो इस सूरत में मैं आपको लिंक कर रहा हूँ इस सारी चीज़ों से, फिर आपने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। आप एक जमहूरी जमात हैं, पोलिटिकल पार्टी हैं, जब आपने इंतखाबात की तरफ जाना है तो फिर आप कैसे इस सूरत हाल में इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो ये लिंक करती है सारी चीज़ें। तो इंतखाबात नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आपने महंगाई बढ़ा दी तो आपने हल्कों में जाना है, हल्कों में जाकर आप वोट किस तरह मांग सकेंगे। आप ज़रा सिचुएशन को समझिए, जब आप हल्कों में जाएंगे, आपको इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करते तो फिर आप इंतखाबात को ताखीर का शिकार करेंगे, ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे, उससे मुल्क में मजीद अनारकी बढ़ेगी, आइन वायलेट होगा और फिर गैर कानूनी इकदाम भी होंगे। मैं इसलिए आपको सारी सिचुएशन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा दबाव डाल रहा है, उसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इकदाम करने की ज़रूरत है। देखिए, आइन और कानून की जब तक बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे तो ये सारी सिचुएशन मजीद बिगड़ेगी, ये सूरत बेहतर नहीं होगी। लेट्स सपोज आप अगर निगरान सेटअप भी लें, उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। एक प्रपोजल ये भी है कि इस पार्लियामेंट को 6 महीने का वक्त दे दिया जाए। तो क्या इनको वक्त देने से, निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने से क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो मुल्क के हालात मजीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अगर आप जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगे, इदारों की तौकीर और तकरीम नहीं करेंगे, इदारे अपनी हदूदों कयूद में नहीं रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, फिर हालात यूं ही रहेंगे। कंक्लूड कर पा रहे हो नसीम सिद्दीकी साहब, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये तमाम मामलात इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन से जुड़े हैं। अगर ये दुरुस्त हो जाती है तो आगे आम इंतखाबात जो है वो वक्त पर होते नजर आ रहे हैं। अगर ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होती तो ये वक्त पर इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, और ये वक्त पर नहीं होते तो एक और नया, हम समझ रहे जो पंजाबी कहते हैं, नया कट्टा खुल जाएगा। मारिया, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है, बहुत पैसा है पाकिस्तान के अंदर भी और जो अपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पास भी। इस वक्त सिर्फ ये मसला है कि अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर कूल डाउन कर जाए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए ना, यही मैं कहने लगा था ना, ये सवाल आपने पूछा तो जवाब आपने पर्चा आउट कर दिया। चले तो बात ये कि आपने कॉन्फिडेंस लेके आना है। लोगों ने घरों में पैसे रखे हुए हैं, पाउंड्स चेंज कराए हुए हैं, डॉलर्स चेंज कराए हुए हैं। आप इस वक्त थोड़ा सा जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है ना, इसको कूल डाउन करें, आप लोगों का एतमाद जीतें। ओवरसीज़ भी पैसे भेजेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिन्होंने ये पैसे रोके हुए वो भी पैसे निकालेंगे, थोड़ी सी फ़िज़ा बनेगी, इकनॉमिकली थोड़ी बेहतरी आएगी। जब बेहतरी आती है तो फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं, आवाम से उनकी राय लें, उसके बाद जिस तरह अनवर ने कहा कि स्टेबिलिटी लाएं और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। जब आप ये तमाम चीज़ें नेक नियति के साथ करेंगे तो पाकिस्तान को कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। पाकिस्तानियों को तो मना कीजिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। नहीं, लेकिन देखिए, जब आप हालात ऐसे बना देंगे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं हो रहा, कोर्ट कह रही है कि इसको बेल कर दो, आप बेल के बाद फ़ौरन पकड़ लेते हैं, तो ये चीज़ें जब तक आप ईज़ नहीं करेंगे लोगों को नज़र नहीं आएगा। जब तक नज़र नहीं आएगा, जब तक मामला नहीं चेंज होंगे। पाकिस्तान में नज़र आता है कि माहौल अच्छा हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो आप पाकिस्तान के अंदर होने नहीं देते हैं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखना चाहिए कि क्रिटिकल मोमेंट पे इस किस्म के हालात ना पैदा किए जाएं। अब तो उनका नाम लेने की भी इजाजत नहीं है, तस्वीर दिखाने की भी इजाजत नहीं है। अब तो मैदान खुला है, आपके पास अपोजिशन मौजूद नहीं है। हाँ, तो लेकिन अब तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही ना। अब तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। आप देखें कि पाक फौज भी उसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक्टिवली बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट
لے رہے ہیں، اور اگر یہ تمام ہماری ریاست مل کے اس وقت پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے تو میرے خیال سے کوئی اس وقت رکاوٹ موجود نہیں ہے. صرف جو رکاوٹ ہے وہ نیک نیتی کی ہے. اگر تمام سیاستدان آپس میں نیک نیتی لے آئے تو حالات بہتری کی طرف جا تو سکتے یہ ہیں. نیک نیتی کیسے آئے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن یہ گھوم پھر کے تمام چیزیں ایک طرف لنک کر رہی ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان کو تگودو کرنی پڑے گی. اس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے لنکڈ ہے. پاکستان کا فیوچر، پاکستان کے جو پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں وہ، پاکستان کی سب سے بڑی بات اکنامک سچویشن. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ایک بات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.